हेलो गाइस, वेलकम टू योर फेवरेट एजुकेशनल चैनल बी स्कूल ब्रू। और आज हम सीखेंगे चैप्टर 4 ऑफ ओआ, जो है सिंप्लेक्स मेथड। तो अभी तक जो देखा था वो था ग्राफिकल एलपीपी थ्रू ग्राफिकल मेथड, सिमुलेशन चैप्टर। फिर उसके बाद देखे थे जो लेटेस्ट चैप्टर था वो था डिसीजन थियरी का। तो अभी ये अपने 9 में से 3 टॉपिक हो गए और अभी जो चौथा टॉपिक है वो है सिंप्लेक्स मेथड। लेकिन ये सिंप्लेक्स मेथड जो है ये एलपीपी से बहुत ज्यादा क्लोजली रिलेटेड है। तो मैं आप लोगों से ये सजेस्ट करूंगा कि आप लोग सिंप्लेक्स मेथड यानी कि ये वीडियो देखने से पहले जो है एलपीपी का वीडियो देख लेना। और अगर आपको लिंक नहीं मिल रहा है तो मैं ऊपर आई सेक्शन में डाल दूंगा। तो वो बताने के साथ साथ आज का जो चैप्टर है सिंप्लेक्स मेथड का, उसको क्वेश्चन कैसे आइडेंटिफाई करना है वो देखते हैं। तो कीवर्ड आइडेंटिफिकेशन जो सिंप्लेक्स मेथड का है वो बहुत ज्यादा सिमिलर है एलपीपी से। तो पहला क्या है, पहला है मैक्सिमाइज और मिनिमाइज द वैल्यू ऑफ जेड। ये अपना प्रॉब्लम स्टेटमेंट रहेगा कि अपने को जेड जो वैल्यू है उसको मैक्सिमाइज करना पड़ेगा या मिनिमाइज करना पड़ेगा। अभी जो सेकंड जो कीवर्ड है वो है इक्वेशंस विथ इनइक्वालिटी। तो ये दो चीज जो है आप लोगों को एलपीपी में भी मिलेगा कि एलपीपी थ्रू ग्राफिकल मेथड में भी सेम दो आप लोग को कीवर्ड मिलेगा कि एक जेड का वैल्यू रहेगा जिसको मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना है, और दूसरा जो रहेगा वो रहेगा इक्वेशन विथ इनइक्वालिटी से। तो इनइक्वालिटी यानी कि क्या, लेस देन इक्वल टू या ग्रेटर देन इक्वल टू। ठीक है, तो ये दो रहेगा। और अभी जो तीसरा है और जो चीज इसको सिंप्लेक्स मेथड को डिस्टिंक्ट करता है एलपीपी ग्राफिकल मेथड से, वो क्लियर स्टेटमेंट ये रहेगा कि यूजिंग सिंप्लेक्स मेथड करके। तो अगर आप लोगों ने एलपीपी ग्राफिकल मेथड देखा होगा उसमें बताएंगे कि थ्रू ग्राफिकल अप्रोच, और यहाँ पे बोलेंगे थ्रू सिंप्लेक्स मेथड। तो ऐसा जो डिस्टिंक्ट दिया होगा तभी आप लोग को यूज करना है, और अगर नहीं दिया होगा तो आप लोग को जो इजी लगता है वो यूज कर सकते। जनरली कॉलेजेस में तो फिक्स्ड बताते कि सिंप्लेक्स मेथड यूज करना है कि ग्राफिकल मेथड यूज करना है करके, तो आप लोग का भी वही सेम केस रहेगा। ठीक है, ये हुआ कीवर्ड्स टू आइडेंटिफाई कि सिंप्लेक्स मेथड का क्वेश्चन है या नहीं करके। अभी अपन जाते हैं और देखते हैं मेथोडोलॉजी और कैसे सिंप्लेक्स मेथड का क्वेश्चन को जो है टैकल करना है। तो अभी जो है मेथोडोलॉजी देखते हैं कि सिंप्लेक्स मेथड के जो क्वेश्चन है उसको कैसे टैकल करना है। तो फर्स्ट मेथड जो है यानी कि फर्स्ट स्टेप जो है वो ये है कि चेंज इनइक्वालिटी सिंबल टू इक्वल टू सिंबल बाय एडिंग स्लैक वेरिएबल। ठीक है, तो लेस देन और इक्वल टू कुछ इक्वेशन दिया है कि x प्लस वाई इज लेस देन इक्वल टू 6, ऐसा समझ लो। ठीक है, तो लेस देन इक्वल टू रहेगा। तो ये जो लेस देन और इक्वल टू है इसको निकाल के इक्वल टू करना है, और क्योंकि x प्लस वाई जो वैल्यू है वो 6 से कम रहेगा, तो उसमें कोई तो ऐसा वैल्यू ऐड करना पड़ेगा जिसके कारण वो 6 हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है अपन एक स्लैक वेरिएबल डालेंगे जिसको डिनोट करेंगे s से। ठीक है, और अगर मल्टीपल सब्जेक्ट टू का इक्वेशन आएगा तो उस पे S1 S2 S3 ऐसे करके लिखते जाएंगे। तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट समझ में आया कि स्लैक वेरिएबल क्या होता है करके। ठीक है, सिंपल। अभी पढ़ते हैं सेकेंड स्टेप क्या है। तो सेकेंड स्टेप ये है कि एक टेबल बनाना पड़ेगा ये सारे स्लैक वेरिएबल के साथ। तो यहाँ पे एक S1 मिलेगा और दूसरा सब्जेक्ट टू स्टेटमेंट में S2 मिलेगा, फिर तीसरे में S3 मिलेगा। ऐसे सारे स्लैक वेरिएबल्स को आप लोग को रो में लिखना है, यानी कि ऐसा आएगा S1 S2 S3। और फिर जब 3 इक्वेशन होंगे, सब्जेक्ट टू में 3 इक्वेशन रहेंगे तो 3 स्लैक वेरिएबल आएगा, और उसके बाद जो है फाइनल स्टेटमेंट में हमेशा Z लिखेंगे। तो Z क्या है, Z अपना मेन प्रॉब्लम स्टेटमेंट। ठीक है, जो z का वैल्यू है जो है मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना है करके। तो ये हुआ अपना चारों, मतलब ये हुआ अपना रो का डिटेल्स। ठीक है, तो रो का डिटेल्स ये हुआ। अभी कॉलम का डिटेल्स क्या है वो भी देख। कॉलम में क्या आएगा, कॉलम में सारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल आएंगे। इंडिपेंडेंट वेरिएबल यानी कि क्या, अभी देखो z इज इक्वल टू क्या होगा, x प्लस वाई, ऐसा रहेगा। तो x और y जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और z जो है वो हो जाएगा डिपेंडेंट वेरिएबल।
तो अपने को कॉलम में जो है एक्स और वाई लिखना है, और उसके साथ साथ जब ऐसा इक्वेशन दिया होगा, मतलब सब्जेक्ट टू का जो इक्वेशन रहेगा उसमें एक्स प्लस वाई प्लस एस वन इक्वल टू सिक्स आ रहा है, तो एस वन भी एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया, तो एस वन को भी यहाँ पे लिखना पड़ेगा। वैसे ही एस टू लिखोगे, एस थ्री लिखोगे, और जो भी आप लोगों को जो भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल मिलता है वो सब आपको लिखना पड़ेगा कॉलम्स में। ठीक है, तो टेबल का जो रो और कॉलम है वो आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया। ठीक है, तो यहां तक हुआ अपना टेबल फॉर्मेशन। अभी टेबल फॉर्मेशन के बाद जो करना है वो है की कॉलम को आइडेंटिफाई करना। तो अभी की कॉलम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? की कॉलम मैक्सिमाइज के लिए अलग होगा, मिनिमाइज के लिए अलग होगा। तो मैक्सिमाइज के लिए सबसे ज्यादा नेगेटिव नंबर नहीं, सबसे स्मॉलेस्ट नेगेटिव नंबर वो होगा मैक्सिमाइज के लिए की कॉलम, और सबसे बड़ा पॉजिटिव नंबर जो है वो होगा मिनिमाइज के लिए की कॉलम। ये जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे मैं इन डेप्थ बता देता हूं कि कैसे निकालना है करके। तो वैसा आइडेंटिफाई होगा की कॉलम। अभी आप लोग सिर्फ स्टेप समझ लो कि कौन से स्टेप अपने को फॉलो करना। तो की कॉलम आइडेंटिफाई हो गया, फिर की कॉलम के बाद की एलिमेंट आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, तो फिर की एलिमेंट आइडेंटिफाई कर देंगे। फिर की कॉलम और की एलिमेंट फाइंड आउट होने के बाद ये जो की एलिमेंट है उसको अपने को हमेशा वन करना पड़ेगा। तो वन कैसे करेंगे? तो अगर की एलिमेंट जो है, अगर आप समझ लो की एलिमेंट फोर आता है, तो वो पूरे रो को जो है आप लोग फोर से डिवाइड कर दोगे। तो फोर डिवाइड बाय फोर क्या हो जाएगा? फोर डिवाइड बाय फोर हो जाएगा वन। और ये क्यों ऐसा करते हैं? तो वन लेने के बाद उसको मल्टीप्लाई और डिवाइड ऐसे कोइफिशिएंट से करेंगे ताकि अपना ऊपर और नीचे का जो भी रो है, यानी कि ये फोर के ऊपर और नीचे जो भी है, ये कॉलम में देखो, अभी समझो कि फाइव, फोर, एट, टू, ऐसे चार नंबर है, समझो एस वन, एस टू, एस थ्री, जेड में। तो ये जो चार है ये की एलिमेंट आया, तो ये चार को अपन पहले स्टेप पे वन करेंगे। फिर वन करने के बाद इसको फाइव से मल्टीप्लाई करके फर्स्ट रो से माइनस कर देंगे, तो ये वाला हो जाएगा जीरो, और वैसे ही नीचे वाला हो जाएगा जीरो। एट से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट करेंगे, और लास्ट वाला जो है उसको भी दो से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो दो से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट करने से ये भी जीरो हो जाएगा। तो अपना यही मेथड रहता है, यही स्टेप फॉलो करना है कि जो की एलिमेंट है उसको वन कर देंगे और बाकी सारे चीज को जो है जीरो कर देंगे वो कॉलम में। यहां तक समझ में आया? मैं समझ रहा हूं कि थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा होगा आप लोगों को, लेकिन ट्रस्ट में एक बार अपन क्वेश्चन सॉल्व करने लगेंगे तब आप लोगों को कुछ डिफिकल्टी जो है फेस नहीं होगा। अभी सिर्फ ये जो स्टेप्स है वो सिर्फ दिमाग में रखो कि क्या क्या स्टेप्स अपने को फॉलो करना है। तो ये हो गया फिफ्थ स्टेप, कन्वर्ट की एलिमेंट टू वन एंड यूजिंग दिस की एलिमेंट मेक ऑल अदर एलिमेंट्स इन द कॉलम जीरो। तो वो कॉलम में बाकी जितने भी एलिमेंट है उसको जीरो करना है। ये समझ में? अभी लास्ट स्टेप जो है वो है रिपीट फ्रॉम स्टेप थ्री टिल जेड रो इज ऑल पॉजिटिव या नेगेटिव। अभी मैक्सिमाइज करने का क्वेश्चन रहेगा, तो जेड जो कॉलम है, ये जो जेड कॉलम नहीं, जेड जो रो है वो सारा जो है जीरो या पॉजिटिव होना पड़ेगा। मैक्सिमाइज में जेड का जो रो है उसको हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो होना पड़ेगा। और मिनिमाइज में कैपिटल एम और स्मॉल एम लिख रहा हूं, मिनिमाइज में जो है जेड का वैल्यू हमेशा लेस देन और इक्वल टू जीरो होना पड़ेगा। तो यहां तक जो है समझ में आया कि जो स्टेप्स अपने को फॉलो करना करके, हो सकता है थोड़ा आप लोगों को डिफिकल्ट लग रहा होगा, लेकिन क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त आप लोग को बहुत सिंपल लगेगा, और मैं मेक श्योर करूंगा कि आप लोग को बहुत अच्छे से समझे ये चैप्टर। तो अभी ये मेथोडोलॉजी बता दिया, कीवर्ड्स बता दिया, तो अभी डायरेक्टली डाइव इन करते हैं क्वेश्चन को, और मैं यहाँ पे जो है दो क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, एक मैक्सिमाइज का करूंगा और एक मिनिमाइज का करूंगा। और ये दोनों टाइप के क्वेश्चन से आप लोग को जो सिंप्लेक्स मेथड या सिंप्लेक्स जो चैप्टर है
वो बहुत अच्छे से समझ में आएगा, ये मैं गारंटी ले लेता हूँ। तो जल्दी से देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन और उसको टैकल करने की कोशिश करते हैं। तो चलो अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, मैक्सिमाइज z इज इक्वल टू 5x1 प्लस 4x2। तो ये स्टेटमेंट को अपने को मैक्सिमाइज करना है। फिर सब्जेक्ट टू स्टेटमेंट दिया है, तो सब्जेक्ट टू स्टेटमेंट कितना है पहले वो गिनते हैं, 1 2 3 4 और 5। लेकिन ये फिफ्थ वाला तो क्या है, फिफ्थ वाला एक जनरल रहता है जो हमेशा रहता है कि x1 और x2 जो है ग्रेटर देन 0 रहेगा। तो ये वाला स्टेटमेंट को अपन जो है डिलीट कर देंगे, तो अपने पास टोटल जो स्टेटमेंट है वो 4 है करके। तो समझ में आया। तो अभी जो सब्जेक्ट टू का फर्स्ट इक्वेशन जो है वो पढ़ते हैं। 6x1 प्लस 4x2 विल बी लेस देन और इक्वल टू 24। तो मैंने क्या बताया, फर्स्ट स्टेप में क्या करना है, इनइक्वालिटी का सिंबल हटा के इक्वल टू डालना है। तो लेस देन और इक्वल टू को जो है हटा दूंगा मैं और इक्वल टू डाल दूंगा। तो जब इक्वल टू डालूंगा तो मैं क्या ऐड करना पड़ेगा, मेरे को ऐड करना पड़ेगा एक स्लैक वेरिएबल। तो स्लैक वेरिएबल जो है मैं वो ऐड करूंगा, तो यहाँ पे लिख दूंगा s1। ठीक है, ये समझ में आया। क्योंकि 6x1 प्लस 4x2 जो है इसका वैल्यू हमेशा 24 से नीचे रहेगा, यानी कि ये 10 टू 24 रहेगा। ये 24 कभी हो नहीं सकता, 23.9999 यही वैल्यू अचीव कर पाएगा। तो वो इसके लिए मैं क्या किया, इसके लिए मैंने ऐड किया एक स्लैक वेरिएबल। तो स्लैक वेरिएबल क्या होएगा, वो ऐड करने के कारण 6x1 प्लस 4x2 को एम्पावरमेंट मिलेगा और वो 24 हो जाएगा। तो ये लेस देन और इक्वल टू को चेंज करके जो है इक्वल टू पूरी तरीके से आ जाएगा। तो ये कंसेप्ट समझ में आया। अगर यही क्वेश्चन में ग्रेटर देन और इक्वल टू रहता, तो ग्रेटर देन इक्वल टू रहता तो मैं स्लैक वेरिएबल को सब्ट्रैक्ट कर देता था, ताकि वो जो है इक्वल टू 24 हो जाए। ये समझ में आया ये कंसेप्ट कि स्लैक वेरिएबल को कभी कभी ऐड करना पड़ेगा और कभी कभी जो है सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो ये हुआ फर्स्ट स्टेटमेंट। अभी सेकेंड इक्वेशन जो है वो पढ़ते हैं। x1 प्लस 2x2 विल बी लेस देन और इक्वल टू 6। तो ये लेस देन इक्वल टू को इक्वल टू करेंगे और यहाँ पे जो है स्लैक वेरिएबल 2 ऐड करेंगे। मैं सेम स्लैक वेरिएबल नहीं लूंगा, s1 नहीं ले सकता हूँ, मेरे को नया नया स्लैक वेरिएबल ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, ये काफी इजी सा स्टेप था। तो अभी थर्ड जो इक्वेशन है वो बताया, -x1 प्लस x2 विल बी लेस देन और इक्वल टू 1। तो उसको इक्वल टू 1 कर देंगे और स्लैक वेरिएबल 3 ऐड कर देंगे। अभी लास्ट स्टेप, लास्ट जो इक्वेशन है वो पढ़ते हैं कि x2 विल ऑलवेज बी लेस देन और इक्वल टू 0। तो वो लेस देन और इक्वल टू को इक्वल टू कर देंगे और यहाँ पे s4 एक स्लैक वेरिएबल ऐड कर देंगे। तो अभी अपने को क्या है, फर्स्ट स्टेप अपना हो गया और अभी जो सेकंड स्टेप है वो अपने को टेबल बनाना है। तो टेबल बनाना काफी सिंपल हो जाएगा। टेबल कैसे बनाएंगे, कितना रो आना चाहिए, उतना रो आना चाहिए जितना स्लैक वेरिएबल है। तो कितना स्लैक वेरिएबल है उतने रो आएंगे और उसके साथ एक एडिशनल रो आएगा जो रहेगा z। ठीक है, तो अपने को जो टेबल बनेगा वो ये वाले क्वेश्चन में 5 रोस रहेगा और कॉलम कितना रहेगा, कॉलम कितना इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उतना रहेगा। तो x1 x2 दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, उसके बाद s1 s2 s3 s4, तो और 4 आ गया। तो 5 रो आएंगे और 6 कॉलम आएंगे। ठीक है, यहां तक सब चीज समझ में आया। तो मैं जल्दी से एक टेबल बना देता हूं और उसके बाद अपन क्वेश्चन टैकल करने की कोशिश करें। और एक और चीज में बताना रह गया कि अभी 6 कॉलम नहीं आएगा, उसके जगह पे 7 कॉलम आएंगे। क्योंकि जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उसके लिए तो एक एडिशनल कॉलम डाल ही देंगे, लेकिन ये जो फाइनल आंसर है 24 6 1 2, इसके लिए भी एक कॉलम लगेगा और वो कॉलम का नाम रहेगा सॉल्यूशन करके। तो यहाँ पे हो जाएगा टोटल 7 कॉलम और 5 रोज। तो मैं जल्दी से वो टेबल ऐड कर देता हूँ और अपन कोशिश करेंगे ये वाले क्वेश्चन को टैकल कर। तो अभी मैंने टेबल ला दिया। अभी जो टेबल है उसमें वैल्यू लिखेंगे।
तो पहले रो में क्या बोला था मैंने, रो में स्लैक वेरिएबल लिखा, तो यहाँ पे आएगा S1, S2, S3, S4 और लास्ट में जो रहेगा वो रहेगा Z। तो अपना रोस आइडेंटिफाई हो गए। अभी कॉलम लिखना है, तो कॉलम में मैंने क्या बोला था, कॉलम में अपने को क्या ऐड करना है, कॉलम में अपने को ऐड करना है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो यहाँ पे आएगा X1, यहाँ पे आएगा X2, फिर उसके बाद जो है स्लैक वेरिएबल को ही फिर से लिखना है। तो यहाँ पे आएगा S1, यहाँ पे आएगा S2, यहाँ पे आएगा S3 और यहाँ पे आएगा S4। तो ये 6 कॉलम तो हो गया, लेकिन इसके साथ मैंने जो बोला है एक एडिशनल कॉलम डालना पड़ेगा जिसका नाम रहेगा सॉल्यूशन करके। तो ये हुआ अपना पूरा सिंप्लेक्स का जो टेबल है, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टेबल है। और यहाँ तक तो सारे बच्चे जो है बना के आ ही जाओ, कि ये टेबल तक तो बना के आ जाओ कि कम से कम कुछ तो मार्क्स मिल जाए। ठीक है, तो अभी इसको लिखते हैं अच्छे से। तो ये S1 का जो कॉलम है उसमें क्या करना पड़ेगा, तो S1 का जो कॉलम है ये फर्स्ट स्टेटमेंट से है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट में X1 का जो कोइफिशिएंट है वो क्या है, 6 है। X2 का जो कोइफिशिएंट है वो 4 है। S1 का कोइफिशिएंट 1 रहेगा, क्योंकि S1 मतलब 1 S1 हुआ ना, तो यहाँ पे 1 रहेगा। और S2, S3, S4 जो है वो सब 0 रहेंगे। ये समझ में आया? तो 0 रहेंगे और सॉल्यूशन वाला जो कॉलम रहेगा वो हो जाएगा 24। अभी सेकेंड इक्वेशन देखते हैं। तो सेकेंड इक्वेशन में क्या है, x1 प्लस 2x2 प्लस S2 इज इक्वल टू 6। तो इज इक्वल टू 6 से तो मेरे को सॉल्यूशन पता है 6 आ जाएगा करके। और x1 का वैल्यू हो जाएगा 1, x2 का वैल्यू हो जाएगा 2, S1 0, S2 1 और ये दोनों भी फिर से 0। वैसे ही S3 में यहाँ पे 1 रहेगा और S4 में जो है यहाँ पे 1 रहेगा। और इसका सॉल्यूशन भी मैं लिख सकता हूँ, जो है 1 और 2 करके। और हर जो इक्वेशन है सब्जेक्ट टू का इक्वेशन में, उसमें एक एक ही स्लैक वेरिएबल दिया हुआ है। तो क्योंकि एक एक ही स्लैक वेरिएबल है और बाकी सब जो स्लैक वेरिएबल का कोएफिशिएंट हो जाएगा 0। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोग सारे स्टेप फॉलो कर पा रहे हो कि मैं क्या बता रहा हूँ करके, कि अपन को जो है ये टेबल का कोइफिशिएंट से फिल करना है, और वो कोइफिशिएंट कैसे फाइंड आउट कर रहा है मैं वो लिख रहा हूँ। अभी S3 वाला इक्वेशन देखेंगे, तो S3 वाले इक्वेशन में अपने को पता है x1 का जो कोइफिशिएंट है वो -1 है और x2 का जो कोइफिशिएंट है वो है +1, और S3 का कोइफिशिएंट जो है वो 1 ही है और बाकी सब 0 रहेगा और सॉल्यूशन वैल्यू 1। अभी वैसे ही लास्ट इक्वेशन देखते हैं, इसमें x1 का टर्म ही नहीं है, तो x1 का टर्म नहीं है तो वो 0 आ जाएगा और x2 का टर्म पे आएगा 1। तो ये हुआ अपना सब स्लैक वेरिएबल का इंफॉर्मेशन पुट करके। अभी अपने पास एक मैक्सिमाइज यानी कि मेन स्टेटमेंट भी एक है, तो वो मेन स्टेटमेंट को इक्वल टू जेड ऐसा है। तो क्या सॉल्यूशन में मैं जेड का वैल्यू लिखूं क्या? नहीं, सॉल्यूशन में हमेशा एक नॉन वेरिएबल होना चाहिए, यानी कि एक इंटीजर होना चाहिए। तो ये z का जो स्टेटमेंट है मैं उसको z माइनस 5x1 -4x2 इक्वल टू 0 आ जाएगा। ये स्टेटमेंट करेंगे ना, क्योंकि मैंने क्या बोला, सॉल्यूशन का जो भी कॉलम है उसमें वेरिएबल नहीं आ सकते। तो नहीं आ सकते तो यहाँ पे मैं 0 लिख दूंगा, और जो बाकी का वैल्यू है मैं वहां पे x1 का जो कोएफिशिएंट है वो -5 कर दूंगा, x2 का जो कोएफिशिएंट है वो -4 कर दूंगा। और स्लैक वेरिएबल है कि यहाँ पे पहले ही इनइक्वालिटी नहीं है, तो कोई भी स्लैक वेरिएबल जो है नहीं ऐड हो जाएगा। तो सारा स्लैक वेरिएबल का जो वैल्यू रहेगा वो हो जाएगा 0। तो ये है अपना मेन टेबल, और ये टेबल बनाने के बाद अपना जो आंसर है वो काफी सिंपल हो जाएगा, यानी कि अपना जो स्टेप्स है वो काफी सिंपल हो जाएगा। अभी सिर्फ अपने को कैलकुलेशन बहुत ज्यादा करना पड़ेगा। ठीक है, यहां तक समझ में आया? अभी क्योंकि ये मैक्सिमाइज का क्वेश्चन है, तो मैक्सिमाइज का क्वेश्चन का एक ही ऑब्जेक्टिव रहता है। वो क्या ऑब्जेक्टिव है? वो ये ऑब्जेक्टिव है कि ये जो लास्ट कॉलम लास्ट जो रो है ना, उसमें सारे टर्म्स जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए।
और ये क्यों होना चाहिए, ये आप लोग थोड़ा लॉजिकली सोचने का कोशिश। अभी ये एक स्टेटमेंट क्या मिल रहा है, z -5x1 -4x2 इक्वल टू 0। अभी मैं x1 और x2 का कोई भी रैंडम वैल्यू एज्यूम करूं, और रैंडम वैल्यू मैं यही एज्यूम कर सकता हूं जो मेरे प्रॉब्लम स्टेटमेंट में गिवन है। तो x1 x2 इज ग्रेटर देन 0 बताए, तो जो भी एक वैल्यू एज्यूम करो कि 1 2 3, वो सब क्या कर रहा है, वो z को रेड्यूस करने का कोशिश कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो है नेगेटिव सिंबल है। ठीक है, एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं बोलूंगा कि z का वैल्यू जो है इनिशियली जो है 100 है, समझो। तो 100 है z का वैल्यू। अभी x1 का वैल्यू जो है मैं 5 पकड़ लेता हूँ, और x2 का वैल्यू भी जो है 3 पकड़ लेता हूँ, 3 या 4। ठीक है, तो अभी क्या होएगा, -5 × 5 -4 × 4 या 3 कुछ भी। तो ये क्या हो जाएगा, -25, और ये जो हो जाएगा -16। तो ये करीबन -41 कर रहा है। तो -41 यानी कि 100 से जो वैल्यू है वो हो गया 59। और क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव कोइफिशिएंट है, तो कुछ भी वैल्यू बढ़ाते जाओगे x1 या x2 का, तो अपना जो मेन वैल्यू है z का वो गिरते जाएगा। और अपने को गिराने देना है क्या, नहीं, अपने को उसको मैक्सिमाइज करना है। तो ये नेगेटिव सिंबल को जो है उसको अपने को कन्वर्ट करना है ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 से। तो ये जब तक नहीं होगा तब तक अपने को ये जो स्टेप है वो करते ही रहना पड़ेगा। ठीक है, ये कंसेप्ट थोड़ा सा समझ में आ गया। अभी अपन क्वेश्चन को टैकल करेंगे, ये टेबल के आगे क्या करना है। तो ये टेबल के आगे पहला जो चीज है वो ये करना है कि आप लोगों को की कॉलम ढूंढना है। तो की कॉलम ढूंढना है। फिर सेकेंड स्टेप जो है वो ये है कि आप लोग को की एलिमेंट ढूंढना है। तो अभी की कॉलम और की एलिमेंट क्या होता है वो देखते हैं। की कॉलम वो होता है जो z का जो लाइन है, ठीक है? जो z का लाइन है उसमें सबसे ज्यादा नेगेटिव नंबर कौन सा, यानी कि सबसे लीस्ट नेगेटिव नंबर कौन सा। तो यहाँ पे अपने को पता है -5 है, तो ये हो जाएगा मेरा की कॉलम। तो ये पूरा जो कॉलम है वो हो जाएगा मेरा की कॉलम। अभी ये की कॉलम का जो कोइफिशिएंट दिया या जो नंबर दिया हुआ है उसको अपने को सॉल्यूशन से डिवाइड करना है। ठीक है, यहाँ पे जो है अच्छे से ध्यान देना, स्टेप बाय स्टेप सुनना कि मैं क्या क्या बोल रहा हूँ। तो 24 यानी कि सॉल्यूशन जो है उसको डिवाइड करना है ये की कॉलम के एलिमेंट। तो 24 डिवाइड बाय 6 क्या होगा, तो 24 डिवाइड बाय 6 हो जाएगा 4। अभी सेकेंड करेंगे, 6 डिवाइड बाय 1, 6 डिवाइड बाय 1 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6। अभी थर्ड क्या देखना है, थर्ड 1 डिवाइड बाय -1, तो ये हो जाएगा -1। और लास्ट वाला जो है 2 डिवाइड बाय 0, ये हो जाएगा इन्फिनिटी। तो ये 4 मिला, और ये कैसे मिला ये समझ में आया आपको कि 24 डिवाइड बाय 6 के, 6 डिवाइड बाय 1 के, 1 डिवाइड बाय -1 और 2 डिवाइड बाय 0, यानी कि सॉल्यूशन डिवाइड बाय कोइफिशिएंट ऑफ x1। ये किया अपन ने, यहां तक समझ में आया। तो इसमें जो है ये 4 6 -1 और इंफिनिटी में, इसमें से हमेशा और हमेशा, यानी कि मैक्सिमाइज का क्वेश्चन हो जाए या मिनिमाइज का क्वेश्चन हो जाए, अपने को ऐसा वैल्यू ढूंढना है जो लीस्ट पॉजिटिव है। तो लीस्ट पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, तो 4 6 -1 और इंफिनिटी में सबसे छोटा पॉजिटिव नंबर क्या है, सबसे छोटा पॉजिटिव नंबर 4 है। तो 4 कहां से आया, 4 फर्स्ट रो से आया। तो ये 6 जो है ये होगा अपना की एलिमेंट। ठीक है, तो के ई यानी कि की एलिमेंट जो है वो हो जाएगा 6। यहां तक सब समझ में आया। देखो मैं समझ रहा हूं कि बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन अपन अगर स्टेप बाय स्टेप जाओगे तो बहुत इजीली अपन जो है क्वेश्चन को टैकल कर।
तो की एलिमेंट तक आप लोग को सब समझ में आया। अभी की एलिमेंट के बाद जो करना है वो होता है डिवाइड। तो 6 है, तो 6 से पूरा लाइन को डिवाइड करना पड़ेगा, और उस वो लाइन को डिवाइड करने के बाद जो है अपने को वो पूरे बाकी के जो वो की कॉलम के सारे एलिमेंट जो है उसको जीरो करना। तो इसके लिए मैं एक नया स्लाइड लेता हूँ, और जो सिर्फ ये टेबल का जो वैल्यू है उसी से मैं स्टार्ट कर दूंगा फिर से सिखाना। तो जल्दी से करते हैं वो स्टेप। तो ये फर्स्ट टेबल जो है ये आप लोग को अच्छे से समझ में आया उम्मीद करता हूँ मैं। अभी जो ये टेबल है इससे अपने को सेकंड टेबल में जाना है। सेकंड टेबल में कैसे करेंगे, जो ये की एलिमेंट है उसको पहले डिवाइड बाय 6 करेंगे, यानी कि डिवाइड बाय द सेम नंबर। तो ये हो जाएगा 1, और 4 डिवाइड बाय 6 जो होता है ये हो जाएगा 2/3, और फिर ये 1 डिवाइड बाय 6 हो जाएगा 1/6। फिर यहाँ पे 3 जीरो ही रहेंगे, और लास्ट नंबर हो जाएगा 4। ठीक है, देखो यहाँ पे जो है फ्रैक्शंस के ज्यादा टर्म आ सकते हैं, तो इसीलिए मैं बोला कि ये जो चैप्टर है ये एज सच डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन ये एक स्कोरिंग चैप्टर नहीं है कि इसमें आप लोग फुल मार्क्स ला सकते हो, क्योंकि यहाँ पे इतने ज्यादा कैलकुलेशन है। तो कहीं ना कहीं आप लोगों से सिली मिस्टेक हो सकता है, और एक स्टेप गलत हो गया तो आगे के सारे स्टेप जो है गलत हो सकते हैं। तो यहाँ पे एक प्रॉब्लम होता है ये वाले चैप्टर। तो इसीलिए मैं चाहूंगा कि आप लोग सब लोग जो है एकदम काम वे में ये वाला क्वेश्चन टैकल करना, कि ये वाला क्वेश्चन को अगर 20 मिनट भी लगेगा तो चलेगा, लेकिन अगर कर रहे हो तो पूरा अच्छे से करना। ठीक। अभी एक जो नया स्टेप है वो ये भी है कि जब की एलिमेंट मिलता है तो उधर का स्लैक वेरिएबल को डिलीट करके ये जो रो का जो नंबर आया, जो कॉलम का जो वेरिएबल है उसको वहां पे लिखना पड़ेगा। तो कॉलम का वेरिएबल यहाँ पे आ जाएगा x1। ठीक है, तो यहाँ पे x1 हो गया, और ये 1 2/3 1/6 0 0 4 ये हो गया। अभी अपने को पता है कि यहाँ पे जो है 1 हो गया, और अभी सेकेंड स्टेट S2 यानी कि जो S2 रो है वहां पे पहले से ही 1 दिया हुआ है। तो अपने को S2 माइनस x1 करने से जो है ये वाला रो में भी जीरो वाले टर्म्स आ जाएंगे, यानी कि ये वाला जो एलिमेंट है यानी कि S2 x1 जो सेल नंबर है वो जीरो हो जाएगा। और वो ही अपना टारगेट है कि ये कॉलम जो भी है सबको मेरे को जीरो करना है। तो मैं ये पहले ही लिख दूंगा, जीरो करना है मेरा टारगेट है, और मैं जीरो कर दूंगा। तो अभी S2 को जीरो कैसे करूंगा, S2 पे 1 है उसको जीरो कैसे करूंगा, वो मैं S2 माइनस x1 करूंगा। तो S2 माइनस x1 विल बी द न्यू S2। ठीक है, तो न्यू S2 को मैं S2 डैश लिख रहा हूँ, और यहाँ पे भी S2 डैश लिख रहा हूँ। और आप लोग ये प्लीज मत करना, ये सिर्फ अभी का मैं जो है आप लोग को समझने के लिए किया हूँ, और मैं वो इरेज कर दूंगा। तो S2 माइनस x1 करना है, तो 2 माइनस 2/3। तो 2 माइनस 2/3 का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4/3, क्योंकि 2 माइनस 2/3, तो ये 3 को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 6 माइनस 2 तो 4/3 हो जाएगा। अभी 0 - 1/6, तो 0 - 1/6 हो जाएगा -1/6। अभी 1 माइनस 0 करना है, तो 1 माइनस 0 हो जाएगा 1। वैसे ही 0 - 0 0, और 0 - 0 फिर 0। लास्ट स्टेप क्या है, 6 - 4, तो 6 - 4 ये हो जाएगा 2। तो आप लोगों को S2 डैश इक्वेशन मिल गया। ठीक है, अभी वैसे ही आपको S3 निकालना है। तो S3 डैश कैसे निकालोगे, S3 डैश उसका ये S3 x1 नंबर क्या है, -1। तो ये -1 है और ये 1 है, तो दोनों को ऐड करने से जो है मेरा 0 हो जाएगा। तो न्यू S3 विल बी ओल्ड S3 प्लस x1 रो। ठीक है, ओल्ड S3 प्लस x1 रो। तो -1 प्लस 1 0 हो गया, +1 प्लस 2/3 हो जाएगा 5/3। 0 प्लस 1/6 हो जाएगा 1/6। 0 प्लस 0 हो जाएगा 0। 0 1 प्लस 0 हो जाएगा 1। 0 प्लस 0 हो जाएगा 0। 1
प्लस 4 हो जाएगा 5। तो ये वाला स्टेटमेंट भी, ये वाला रो भी आप लोग को पूरा वैल्यू कैसा है ये समझ में आया। अभी जाते हैं S4 में। S4 में आप लोग देखोगे तो पहले से जो है जीरो दिया हुआ है, तो पहले से जीरो दिया तो अपना काम ही आसान हो गया, जो सेम है उसी को रिपीट लिख देंगे। ठीक है, यहां तक हो गया। अभी जो Z है, तो Z को अपन ने जीरो करना है, तो जीरो कैसे करेंगे, तो न्यू Z यानी कि Z डैश जो है, Z डैश विल बी इक्वल टू ओल्ड Z जो है -5 प्लस 5 टाइम्स ऑफ x1। तो -5 प्लस 5 टाइम्स ऑफ x1, x1 का वैल्यू क्या है 1 है, तो 1 इंटू 5 क्या हो जाएगा 5, तो 5 माइनस 5 जीरो हो जाएगा। ठीक है, ये आप लोग कैसे भी जो है यूज कर सकते हो, लेकिन मेरे को ये लगता है कि जब 1 करते हो उसको, अगर कोई भी नंबर लाना है तो उसको वो कोइफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर दो और उससे आप लोग जीरो लाना सबसे इजीएस्ट वे हो जाएगा। तो अभी ये x1 का वैल्यू जीरो हो गया। अभी x2 क्या है, -4 प्लस 5 टाइम्स ऑफ 2/3। ठीक है, तो ये एक टेबल का वैल्यू यूज करना है और ये एक टेबल का वैल्यू यूज, तो -4 प्लस 5 टाइम्स ऑफ 2/3 क्या हो जाएगा 10/3। तो 10/3 हो जाएगा, तो ये -4 इंटू 3 -12 हो जाएगा, तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगा -2/3। फिर अभी नेक्स्ट स्टेप पढ़ते हैं, तो 0 प्लस 5 इंटू 1/6, तो 5/6 हो जाएगा। फिर आगे क्या है, 0 इंटू 5 करेंगे तो कुछ चेंज नहीं होगा और प्लस जीरो ही करना है। 0 प्लस 5 इंटू जीरो जीरो ही रहेगा। 0 प्लस 5 इंटू जीरो जीरो रहेगा। 0 प्लस 5 इंटू 4 जो है इसका वैल्यू आ जाएगा 20। ठीक है, ये समझ में आ गया। तो ये हो गया अपना फर्स्ट टेबल कंप्लीट। अभी फर्स्ट टेबल कंप्लीट के बाद क्या करना है, उसके बाद अपने को फिर से Z चेक करना है कि Z में कोई भी नेगेटिव वैल्यू है कि नहीं कर, और यहाँ पे अपने को दिख रहा है एक नेगेटिव वैल्यू है, तो ये पूरा जो स्टेप है वो आप लोग को फिर से करना पड़ेगा। और यही एक रीजन के कारण जो है बच्चे लोग सिंप्लेक्स का क्वेश्चन नहीं करते, कि बार बार ऐसा कौन रिपीटेटिव चीजें करते रहेगा, और उसमें भी एक तो फ्रैक्शंस में टर्म आ रहा है, तो कैलकुलेशन वैसे ही जो है डिफिकल्ट होते जा रहा है। तो जनरली जो बच्चे लोग हैं वो यहाँ पे जो है उम्मीद छोड़ देते हैं और ये जो चैप्टर है उसको नहीं करते। तो अपन जो है, अपन यहाँ पे जो है उम्मीद नहीं छोड़ेंगे और ट्राई करेंगे और नेक्स्ट एक टेबल बनाएंगे और उसमें फिर से ये जो वैल्यू है वो ऐड ऑन कर देंगे और अपन सॉल्यूशन जो है वो लाने की कोशिश करेंगे। तो जल्दी से देखते हैं वो कैसे करना है। तो अभी जो है मैंने ये टेबल बना दिया, ये जो सेम टेबल है उसको मैं रिपीट कर दिया। अभी अपने को क्या देखना है, पहले जो है वो देखना है केसी यानी कि की कॉलम। तो की कॉलम क्या होता है, की कॉलम वो होता है जो जेड में लीस्ट नेगेटिव या सबसे छोटा नेगेटिव। ठीक है, तो सबसे छोटा नेगेटिव क्या है, यहाँ पे एक ही नेगेटिव है -2/3, तो ये हो जाएगा मेरा की कॉलम। अभी की कॉलम आइडेंटिफाई करने के बाद नेक्स्ट स्टेप जो है वो है की एलिमेंट। और की एलिमेंट कैसे आइडेंटिफाई करना है, सॉल्यूशन वाला जो कॉलम है वो डिवाइडेड बाय की कॉलम का एलिमेंट। तो 4 डिवाइड बाय 2/3, तो 4 डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 हो जाएगा क्योंकि वो रेसिप्रोकल चला जाएगा। तो इसका जो फर्स्ट वैल्यू आता है वो आता है 6। मैं यहीं पे जो है उसके आजू बाजू में आंसर लिख दूँ। अभी 2 डिवाइड बाय 4/3, तो 2 डिवाइडेड बाय 4/3, तो ये क्या हो जाएगा, ये हाफ इंटू 3 हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 3/2। मैं सब लोग को यही सजेस्ट करूंगा कि आप लोग अच्छे से स्टेप बाय स्टेप लिखो ताकि जो है सिली मिस्टेक अवॉइड कर पाओ। तो अभी थर्ड जो है रो का वो फाइंड आउट करते हैं। तो 5 डिवाइड बाय 5/3, तो 5 डिवाइड बाय 5/3 इसका वैल्यू आ जाएगा 3। फिर उसके बाद क्या है, उसके बाद है 2 डिवाइड बाय 1, तो ये हो जाएगा 2। और फिर लास्ट वाला तो नेगेटिव वैल्यू ही रहेगा। तो नेगेटिव वैल्यू है तो वैसे भी अपने को जो है अवॉइड करना है, क्योंकि की एलिमेंट वो होता है जो
स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर हो। पॉजिटिव होना बहुत इंपॉर्टेंट। तो स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर क्या हो जाएगा? स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर हो जाएगा 3/2, यानी कि 4/3 जो है ये हो गया ये वाले टेबल का की एलिमेंट। यहां तक सब समझ में आया कि की एलिमेंट कैसे फाइंड आउट किया करके। तो वेल एंड गुड। तो अभी आगे बढ़ेंगे। तो की एलिमेंट फाइंड आउट करने के बाद जो अपने को है कि ये जो की एलिमेंट को 1 करना है, और इसको 1 कैसे करेंगे? 4/3 को 1 कैसे करेंगे? उसको जो है 3/4 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये टेबल में फिर से लिख देता हूँ, और उस पे जो है अपन वर्क करेंगे, और अपने को S2 जो रो है उसमें का जो की एलिमेंट है उसको 1 कर देंगे। और वो करने के बाद जो X2 कॉलम है, ये जो कॉलम है X2 यानी कि की कॉलम जो है उसके सारे एलिमेंट्स को 0 लाएंगे। तो जल्दी से वो वाला स्टेप एग्जीक्यूट करते हैं। और उसके साथ साथ जो है ये क्योंकि S2 X2 हुआ की एलिमेंट, तो यहाँ पे S2 निकल के यहाँ पे जो आएगा वो आ जाएगा X2। और यहाँ पे भी X1 था क्योंकि तब की एलिमेंट 6 था, तो यहाँ पे X1 लिख दूंगा। तो अभी यहाँ पे हो जाएगा X2। तो ये टेबल फिर से मैं कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, और अपन इस पे जो है वर्क कर। तो जल्दी से देखते हैं वो स्टेप कैसे करना है। तो मैंने जो है ये टेबल बना दिया। अब ये टेबल बनाने के बाद अपने को क्या करना है? ये टेबल बनाने के बाद अपने को फर्स्ट जो है वो अपने को की एलिमेंट को 1 करना है। तो की एलिमेंट को 1 करने के कैसे करूंगा मैं? कि ये 4/3 जो है उसको मैं 3/4 से मल्टीप्लाई करूंगा। तो ये पूरा X2 जो कॉलम है उसको मैं 3/4 से मल्टीप्लाई करूंगा। तो अभी 0 इंटू 3/4 क्या आ जाएगा? 0 रहेगा। 4/3 इंटू 3/4 हो जाएगा 1, -1/6 इंटू 3/4। तो इसका क्या वैल्यू हो जाएगा? ये 3 और 6 जो है वो कट हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा -1/8। ठीक है। अभी 1 इंटू 3/4 क्या होगा? 1 इंटू 3/4 हो जाएगा 3/, 0 से कुछ भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 0 ही रहेगा। और 2 इंटू 3/4 जो है इसका वैल्यू आ जाएगा 3/। तो ये X2 वाला रो आपको अच्छे से समझ में आया कि कैसे वैल्यू निकाला करके। अभी X2 रो के बाद जो है बाकी जो एलिमेंट्स है उसको भी 0 करना पड़ेगा, यानी कि 2/3, 5/3, 1 और -2/3। तो ये सबको 0 करना पड़ेगा। तो वो कैसे करते वो देखते। तो अभी 2/3 को 0 करना है, तो 1, ये वाला जो X2 है उसको मैं 2/3 से मल्टीप्लाई करूंगा, और 2/3 से मल्टीप्लाई करने के बाद जो है वो X1 से माइनस करूंगा। तो ये 0 से 2/3 मल्टीप्लाई करके कुछ होने वाला है क्या? मैं एक बार वो स्टेप लिख देता हूँ कि न्यू X1 डैश इज इक्वल टू ओल्ड X1 -2/3 -2/3 ऑफ X2। समझ में आया ये स्टेप? अभी ये स्टेप के अकॉर्डिंग जो है आप लोग सब जो वैल्यू है वो इंडिविजुअली डालते जाएंगे। तो फर्स्ट नंबर जो है 1 माइनस एनी टाइम्स 0 जो आएगा वो 1 ही रहेगा। अभी X2 का जो क्या है 2/3 -2/3 ऑफ 1, तो ये 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे तो मैं वैसे भी सब 0 लिखी। अभी क्या है -1/8 इंटू -2/3, तो ये क्या हो जाएगा? +2/24। तो +2/24 यानी कि जो है +1/12 रहेगा। ठीक है। तो +1/12, 1/6 +1/12 करना है। तो 1/6 +1/12 क्या हो जाएगा? 1/6 +1/12 हो जाएगा 3/12, यानी कि उसको मैं लिख सकता हूँ 1/4 कर। यहां तक समझ में आया? अभी जो है नेक्स्ट नंबर, तो नेक्स्ट नंबर क्या है कि 2/3 मल्टीप्लाइड बाय 3/4, ये हो जाएगा -½ तो -½ +0, तो ये हो जाएगा -½ अभी नेक्स्ट नंबर पकड़ते हैं। तो क्योंकि यहाँ पे 0 है तो उसको किससे भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही रहेगा। और पहले ही S3 और S4 जो एलिमेंट है वहां पे भी 0 है, तो 0 + 0 या 0 - 0 वो हमेशा 0 ही रहेगा। अभी लास्ट देखते हैं 3/2। फिर 3/2 को -2/3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? -1।
फिर 4 - 1 जो है, तो 4 - 1 हो जाएगा 3। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को x1 कॉलम भी अच्छे से समझ में आया। तो x1 कॉलम समझ में आया, x2 कॉलम समझ में आया। तो मैं ये आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि S3 S4 जो कॉलम है ये भी आप लोग खुद से सॉल्व कर दो, S3 S4 और Z वैल्यू। ठीक है, S3 S4 और Z वैल्यू जो है खुद से सॉल्व करो और मेरे आंसर से जो है मैच करने की कोशिश करो। ठीक है, या फिर मैं जो सजेस्ट करता हूँ कि ये करना अगर आप लोग को बहुत डिफिकल्ट कर, तो आप लोग जो है हर दम जो है जेड को ही पहला प्रायोरिटी दो, कि जेड जो रो है उसको आप लोग टैकल करो और उसके बाद जो है S3 और S4 टैकल करें। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ, क्योंकि अपना मेजर ऑब्जेक्टिव क्या है, अपना मेजर ऑब्जेक्टिव ये है कि जेड को कोई भी नेगेटिव टर्म नहीं रहना चाहिए। जेड का पूरा रो जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना है। तो फर्स्ट स्टेप हमेशा जेड के तरफ जाना, कि जेड का चेक कर लेना कि वहां पे 0 या 0 से बड़ा नंबर ही है क्या नहीं, यानी कि कोई भी नेगेटिव नंबर नहीं है करके। तो एक बार जेड फाइंड आउट हो जाएगा, तो x1 x2 ही सिर्फ आपको एक्स्ट्रा ढूंढना है, और S3 S4 नहीं भी ढूंढोगे तो चल जाएगा। ठीक है, तो अभी मैं z का वैल्यू लिख देता हूँ पहले, और अपन बाद में जो है S3 और S4 का वैल्यू फाइंड आउट कर। तो अभी 0 इंटू कुछ भी करेंगे तो वो 0 ही रहेगा, और यहाँ पे जो z का पहले ही वैल्यू जो है वो 0 ही है। तो ये हो गया। अभी जो -2/3 को जो है उसको कैसे मैं 0 करूंगा, तो न्यू z विल बी ओल्ड z प्लस 2/3 ऑफ x2। ठीक है, यहां तक समझ में आए। मैं ये अच्छे जगह पे लिख देता हूँ एक बार ये वाले डब्बे के अंदर, कि न्यू z विल बी ओल्ड z प्लस 2/3 ऑफ x2। ठीक है, तो अभी जो x2 है -1/8, -1/8 को जो है 2/3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2/3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -1/12। तो -1/12 हो गया, और उसको 5/6 से ऐड करना है। तो 5/6 को भी 2 से मैं मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दूंगा, तो क्या हो जाएगा 10/12। तो 10/12 -1/12 हो जाएगा 9/12। 9/12 यानी कि जो है ये हो जाएगा 3/4। ये समझ में आ गया। तो ये भी पॉजिटिव नंबर है। फिर अभी जो है ओल्ड सेट 0 प्लस 2/3 ऑफ x2, तो प्लस 2/3 ऑफ x2 यानी कि क्या हो गया 3/4। तो 2/3 इंटू 3/4 क्या हो जाएगा, ये हाफ हो जाएगा। तो ये वाला वैल्यू जो है 0 प्लस हाफ विल बी इक्वल टू हाफ। अभी नेक्स्ट स्टेप पढ़ते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप पे क्या है, 0 प्लस 2/3 ऑफ 0। तो 0 प्लस 2/3 ऑफ 0 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा फिर से 0। फिर आगे का स्टेप क्या है, 0 प्लस 2/3 ऑफ 0, तो ये भी हो जाएगा 0। अभी एकदम लास्ट सॉल्यूशन वाले स्टेप में आ गए। तो सॉल्यूशन वाले स्टेप में क्या हो जाएगा, 20 माइनस क्या हो जाएगा 2/3 ऑफ 2, नहीं 2/3 ऑफ 2 नहीं, सॉरी सॉरी मैं ये गलत बोल रहा हूँ, 2/3 ऑफ 3/2। तो 2/3 ऑफ 3/2 क्या हो जाएगा 1। तो 20 -1, यार सॉरी माइनस भी नहीं है प्लस है, क्योंकि अपना जो वैल्यू है वो z प्लस 2/3 ऑफ x2 है। तो z का वैल्यू जो है 20 लिखा, प्लस 2/3 ऑफ 3/2। तो 20 प्लस 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 20। ठीक है, तो यही मैं बोल रहा हूँ कि कैलकुलेशन थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है, क्योंकि आप लोग को जो वैल्यू है वो दो अलग अलग टेबल से निकाल, लेकिन ये स्टेप होने के बाद अपन ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि z में कोई भी नेगेटिव नंबर नहीं है। तो क्योंकि कोई भी नेगेटिव नंबर नहीं है, तो ये जो z का वैल्यू है ये यहाँ पे ऑप्टिमम हुआ है, यानी कि मैक्सिमाइज हो गया। तो ये मैक्सिमाइज हो गया है, और उसी का वैल्यू जो है अभी अपने को आगे लिखना है। तो ये S3 और S4 में आपको ऐसे होमवर्क दे देता हूँ, ये ऐसे इनकम्प्लीट मत रखना, आप लोग खुद से सॉल्व करने का देखना, और जो है अपन फाइनल आंसर की तरफ जाते हैं।
तो अभी अपने को z का पूरा जो रो है वो सारा नंबर जो है पॉजिटिव आया, पॉजिटिव यानी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। तो क्योंकि ये हो गया, तो अभी जो है अपना ऑप्टिमम वैल्यू आया, यानी कि z जो है वो मैक्सिमाइज हो चुका है, z हैज बीन मैक्सिमाइज। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट लिख दोगे। और ये स्टेटमेंट लिखने के बाद कि z का जो वैल्यू है वो लिख देंगे z इक्वल टू 21, z इक्वल टू 21 एट x इक्वल टू, x नहीं, x1 इक्वल टू 3 एंड x2 इक्वल टू जो है 3/2। तो यहाँ पे जो है अपना फर्स्ट सिंप्लेक्स का क्वेश्चन खत्म हो जाता है, जो था z को मैक्सिमाइज करने। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को अच्छे से समझ में आया। और अगर आप लोग को हमारा कंटेंट वगैरह अच्छा लग रहा है तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना हमारे चैनल को, और हमारा जो चैनल है उसको ग्रो होने में मदद करना। तो ये हुआ अपना फर्स्ट क्वेश्चन। और अभी अपने को जो है सेकंड क्वेश्चन भी करना है। तो सेकंड क्वेश्चन क्या है, जल्दी से। तो ये है सेकंड क्वेश्चन जो है मिनिमाइजेशन के ऊपर। ठीक है, तो पिछला क्वेश्चन था जो है मैक्सिमाइजेशन का, ये वाला क्वेश्चन है मिनिमाइजेशन। कुछ ज्यादा चेंज नहीं है, सिर्फ ये जो है z जो रो है उसको इस बार आप लोग को सारा जो है नेगेटिव नंबर से भरना पड़ेगा, नेगेटिव नंबर या फिर 0। तो ये करना। तो ये मैं आप लोग को एक थोड़ा सा छोटा सा होमवर्क दे रहा हूँ कि आप लोग ये करो, क्योंकि इसका जो वीडियो है मैं शाम को अपलोड करूंगा। तो तब तक आप लोग ये एक ऑनेस्ट अटेम्प्ट दो ये वाले क्वेश्चन को, और चेक करो कि आपका जो कंसेप्चुअल नॉलेज जो है वो सिंप्लेक्स का ग्रो हुआ है कि नहीं करके। तो मिलते हैं शाम को। टिल देन हैप्पी स्टडी, हैप्पी ब्रो। चलो बाय।